नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पंचतंत्र में आज बात होगी नागौर लोकसभा सीट की। देखते ही देखते नागौर सीट फिर एक बार प्रदेश की सबसे हॉट सीट में शुमार हो गई। एक नजर में मुकाबला पिछली बार जैसा ही है, बस पाले बदल गए हैं। ज्योति मिर्धा फिर एक बार हनुमान बेनीवाल से टकरा रही हैं। इस बार हनुमान बेनीवाल INDIA गठबंधन के प्रत्याशी हैं, पिछली बार NDA के थे। कांग्रेस से RLP का गठबंधन क्या गुल खिलाएगा, यह भविष्य के गर्भ में छिपा है। पर इस बीच एक कार वाले वायरल वीडियो ने एक नए समीकरण का इशारा किया है, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हनुमान बांगड़ा जी, PCC सदस्य हैं और आज ही उन्हें अहम जिम्मेदारी पार्टी की ओर से सौंपी गई है, जिसके लिए मैं हनुमान जी आपको बधाई भी देता हूं। विजयपाल चौधरी जी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं RLP के, और संदीप बोहरा मेरे सहयोगी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। संदीप, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। वो एक कार का वीडियो जो कि वायरल हो गया और तुरंत ही सुर्खियों में आ गया, उसके पीछे का गणित आप अगर हमारे प्रदेश के तमाम दर्शकों को समझा पाए। सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है। अभी इस बार जो चुनाव का गणित है वो पिछले से जस्ट उल्टी परिस्थितियां दिखाई दे रही है। उल्टी इस मायने में है कि इस बार हनुमान बेनीवाल कांग्रेस इंडिया गठबंधन से है, पिछली बार वह भाजपा से थे। चूंकि कांग्रेस का समर्थन हनुमान को मिला है, तो उस कार में आप देखेंगे कि विधायक रामनिवास गावड़िया परबतसर से विधायक है, वो ड्राइव कर रहे हैं, पीछे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बैठे हैं। निश्चित रूप से यह न केवल जनता को वरन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी मैसेज देने का प्रयास है कि हनुमान बेनीवाल इस बार कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस समर्थन देने और विधानसभा ग्राम स्तर तक यह मैसेज जाए, इसलिए यह कार वाला वीडियो सामने आया। जी हाँ, लेकिन संदीप, जो कार्यकर्ताओं के बीच में एक क्या असहज स्थिति नजर आ रही है, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लगभग 4 दिन पहले तक दुश्मनी से हालात थे और एकाएक दोस्ती का मैसेज आता है ऊपर से। अच्छा, लगता है मेरा उनसे संपर्क कट गया है। बहरहाल विजयपाल चौधरी जी, मेरा सवाल आपसे है भाई जी, ये अभी तो 1 महीना पहले तक कांग्रेस को पेपर लीक पर आपने कोसा और न जाने क्या क्या, अब आप कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएंगे? देखिए, जो लंबे समय से हम लोगों ने देखा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा का जब गठन हुआ, वो किसान की तमाम राजस्थान के किसान और जवान की समस्याओं को लेकर के इस पार्टी का उदय हुआ। और इसको लेकर के हम लोगों ने पिछली बार ये जब नई पार्टी बनी और राजस्थान बड़ा प्रदेश था, हम कोने कोने से सब लोगों की ये मंशा थी कि जब राष्ट्रीयवाद की बात चली थी, तब बोला कि सबने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के हमें राष्ट्रीय हित में ये निर्णय लेना चाहिए। तो पिछले लोकसभा के चुनाव हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भाजपा के इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल बढ़कर के हमने चुनाव लड़ा। लेकिन पिछले जब किसानों के साथ अत्याचार हुआ, किसानों पर 3 काले कानून थोपे गए, जब किसान की बेटियां जंतर मंतर पर, लेकिन तब आपने तुरंत NDA का साथ नहीं छोड़ा, आपने पूरा समय लेकर NDA का साथ छोड़ा। आपने NDA का साथ छोड़ने में पूरा समय लिया। इंडिया का साथ छोड़ा जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि किसान आंदोलन के तुरंत बाद आपने NDA का साथ नहीं छोड़ा था, आपने अपनी तरफ से पूरा समय लिया, अच्छे से सोचा विचारा, उसके बाद आप अलग हटे। नहीं सर, जब किसान आंदोलन हुआ और किसानों ने आकर के हमारे रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से निवेदन किया कि पश्चिमी भारत में हमें किसी राजनीतिक सहयोगी दल ने हमारा साथ नहीं दिया और आप किसान के बेटे हैं, हमें आपसे बड़ी आस है। हम सब लोग वहां पर थे प्रदेश कार्यालय में, हमारे ये बाद में जब चर्चा करी हनुमान जी ने, तब हम सब लोगों ने कहा हमें किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। हम किसानों की विचारधारा को लेकर के इस पार्टी का उत्थान किया है। तो हम ये चीज सोच करके तमाम जब किसान आंदोलन निरंतर सीमा पर था और राजस्थान से तो शायद कांग्रेस के साथ क्यों आए हैं? पार्टी के सुप्रीमो हनुमान कांग्रेस के साथ क्यों आए हैं? विधानसभा चुनावों में आपने कांग्रेस की इतनी बुराइयां गिनाई, क्या ये मान ले कि RLP ने कांग्रेस को पेपर लीक पर क्लीन चिट दे दी है? नहीं, देखिए वो तो कौन सा भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में कौन सा पेपर लीक नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का तो छोटा से छोटा 10वीं क्लास के पेपर लीक हो रहे हैं। ये पर्ची सरकार है, आप देखिए यूपी में बड़ा योगी जी कह रहे हैं अभी नेक्स्ट टाइम ये कांस्टेबल का पेपर हुआ यूपी सरकार में, आपने देखा भाजपा का वहां पर वो पर्चा लीक हुआ। विजयपाल जी, आप ही लोगों ने पेपर लीक को लेकर आंदोलन किया, आप ही लोगों ने किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन किया, आप ही लोगों ने बिजली महंगी है करके प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। आज इन सारे मसलों से आप कांग्रेस को क्लीन चिट दे रहे हैं क्या? मैं इतनी सी तो बात पूछ रहा हूं।
देखिए क्लीन चिट की बात नहीं, जब बात परिस्थिति आ गई, लोकसभा के चुनाव आ गए, छोटी पार्टी, हम लोग राजस्थान में अकेले लड़ते तो कोई 25 सीट पर हम लड़ करके कोई केंद्र में सरकार बना नहीं सकते। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया था बैठ करके, और किसानों की जब आवाज को कुचला जा रहा था भारतीय जनता पार्टी का, तो हमारी किसान और जवान की राजस्थान में जो परिस्थितियां देख करके संपूर्ण देश का हमने ये फैसला लिया। तो हमें लड़ना था, इंडिया गठबंधन के हम घटक दल के सहयोगी बनकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। पर ये दोस्ती विधानसभा के दौरान नहीं हो पाई, इसका कारण कौन रहा? हनुमान बांगड़ा जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे है, आरएलपी से तो ये दोस्ती आपकी विधानसभा चुनावों के दौरान भी हो सकती थी, लोकसभा में ही आकर क्यों? नमस्कार जी हनुमान जी। देखिए, जिस प्रकार आप पूछ रहे हैं कि आरएलपी का जो गठबंधन कांग्रेस से विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं हुआ, तो ये उस वक्त भी कई परिस्थितियां थी, गठबंधन के आसार थे होने के, लेकिन अंतिम समय में नहीं हो पाया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे भी नहीं करें। आज समय ये है कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ने का। आज समय ये है, जो तानाशाही सरकार है, जो ईडी का डर, आप हर जगह देखिए कि मुख्यमंत्री जी को जेल में डाल रहे हैं, हर एक व्यक्ति को जेल में डाल रहे हैं, जो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। तो आज वक्त ये छोटी बातें हैं, इनको भूलकर मोदी जी का वक्त है। लेकिन हनुमान जी, क्या इसके लिए नैतिकता को दांव पर रखा जा सकता है? वक्त के अंदर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या इसके लिए शुचिता को, नैतिकता को दांव पर रखा जा सकता है? देखिए, मैं ये कह रहा हूं, आज किसान नौजवान ये चाहता है कि हमारे वोट बंटे नहीं, हम एकजुट हो, सही सरकार, लोकतंत्र को जो खत्म करने वाली सरकार है, इसका सामना करें और इनको मुंह तोड़ जवाब दें, और आने वाले वक्त में एक किसान नौजवान की बात सुनने वाली व्यक्ति चुना जाए। और लोकसभा में आप बताइए मुझे, राजस्थान के अंदर 2 बार लगातार 25 के 25 सांसद दिए, क्या किया इन 25 सांसदों ने? पिछली बार केवल एक सांसद बोलते थे। महिला अपमान पर आप लोग क्या सोचते हैं हनुमान जी? महिला अपमान पर आप लोग क्या सोचते हैं? मुझे बताइए, गजेंद्र सिंह जी शेखावत मंत्री बने हुए हैं, हाँ। ना तो ये जोधपुर के लिए कुछ कर पाए, ना जोधपुर के आसपास जिले हैं वहां कर पाए। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं, हमारे बीजेपी के सहयोगी, मैं पीसीआर से भी कहूंगा कि हमारे साथ जो बीजेपी के गेस्ट जुड़ने वाले थे, उनसे एक बार संपर्क करें और उनको भी जोड़ने की कोशिश करें। लेकिन तब तक हनुमान जी, मैं ये बोल रहा हूं कि महिलाओं के सम्मान का क्या, या महिलाओं के अपमान का क्या ये कोई मुद्दा है कांग्रेस के लिए, जिस पर कांग्रेस की छाती ठोक कर कहे कि अगर महिलाओं का अपमान होगा तो ऐसे व्यक्तियों के साथ हम खड़े नहीं हो सकते? देखिए, कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, हमेशा ही आम जनता की, किसान की, नौजवान की, महिलाओं की बात करती है, उनके साथ खड़ी रहती है। कहीं अन्याय होता है तो उसका पक्ष लेते हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक लड़ाई भी करते हैं। हम संघर्ष किसने किया, आप बताइए मुझे। तो मैं एक बात पूछ रहा हूँ हनुमान जी, सवाल थोड़ा तीखा होगा, लेकिन ये कांग्रेस को असहज कर रहा है ये सवाल। सवाल ये है कि मैं नहीं कह रहा हूं, दिव्या मदेरणा कह रही हैं कि एक पार्टी के सुप्रीमो ने मुझे अपशब्द कहे, मुझे गंदी टिप्पणियां मुझ पर की, और आज वही कांग्रेस पार्टी दिव्या मदेरणा का सम्मान बचाने की जगह उस शख्स के साथ खड़ी हो गई जिसने टिप्पणियां की। ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि महिला सम्मान आपके लिए शायद इशू था ही नहीं। देखिए, ऐसी बात नहीं है आप वाली, सबको साथ करके फिर आलाकमान के नेताजी हमारे, जिन्होंने फैसला दिया है, और उस फैसले तो आलाकमान ने चुनाव देखा, दिव्या मदेरणा की इज्जत नहीं देखी, लड़े हैं और लोग कार्य, क्योंकि चुनावी मजबूरियां भी कुछ होती हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी किया है। देखिए, व्यक्तिगत मुद्दा होता है, वो व्यक्तिगत मुद्दे नहीं, ये राष्ट्रीय हित में मुद्दे देखिए विजयपाल जी, आपको भी एक बात समझनी पड़ेगी। नहीं, महिलाओं का अपमान भी एक राष्ट्रीय मुद्दा है विजयपाल जी। सर, महिलाओं का कोई अपमान नहीं है, ऐसा कहीं भी। दिलीप घोष ने जब ममता बनर्जी पर भद्दी टिप्पणी की, हम डिबेट लेकर आए और हमने उनको भी बोला, हमने सम्राट चौधरी को भी बोला जब वो लालू प्रसाद यादव की बेटी पर टिप्पणी करते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि राष्ट्र का, अगर राष्ट्र का निर्माण करना है तो महिलाओं का सम्मान बचाना होगा सर, सिंपल सी बात है।
हो सकता है किसी का व्यक्तिगत विचार नहीं मिलता हो, लेकिन कभी भी कोई कांग्रेस का प्रत्याशी या भारतीय जनता पार्टी के महिला प्रत्याशी के बारे में हनुमान बेनीवाल का, हमारे रालोपा सुप्रीमो का कोई आप ऑडियो या वीडियो बता दीजिए जिसमें व्यक्तिगत नाम लेकर के दिव्या मदेरणा जी को लगता है, राजनीतिक विचारधाराओं की आपको लगता है दिव्या मदेरणा भी आपके प्रचार के लिए उतरेंगी? अच्छा विजय पाल जी एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि दिव्या मदेरणा भी फुल सपोर्ट करेंगी कि आरएलपी के प्रत्याशी जीते? सब लोग करेंगे। देखिए ये बड़ा परिवार है, सब लोगों ने बड़ा मन करके, जब दिव्या मदेरणा का और हरीश जी चौधरी का, महेंद्र जी का, हनुमान जी का, तमाम लोगों का विचार मिले तभी ये इंडिया गठबंधन हुआ है। ऐसा तो है नहीं, इंडिया गठबंधन जब हुआ है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जब गठबंधन हुआ तो कांग्रेस के तमाम प्रदेश के छोटे मोटे नेताओं से, शीर्ष नेतृत्व से बात करके फिर भी गठबंधन हुआ है, चाहे कांग्रेस के साथ हुआ हो चाहे आरएलपी के साथ हुआ हो। ठीक है, मैं संदीप एक बार फिर आपके पास आना चाह रहा हूं। संदीप, मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है। मैं ये बोल रहा हूं कि हवाओं में नागौर की लोकसभा सीट पर एजेंडा क्या तैर रहा है? देखिए, निश्चित रूप से यह मोदी के मिशन 400 पार, अगर हम गठबंधन के रेफरेंस में बात करें तो गठबंधन का उद्देश्य कहीं न कहीं मोदी के मिशन 400 पार को तोड़ना, उसमें मोदी जी के मिशन जिसमें भजनलाल जी कह के गए हैं कि नागौर में 5 लाख से अधिक की बीजेपी की जीत हो, इस तारतम्य को तोड़ने के लिए निश्चित रूप से यह गठबंधन प्रथम दृष्टया यही कारण माना जा रहा है। जी नहीं, लेकिन संदीप मेरा सवाल है कि एजेंडा क्या है? मतलब मेरा ये कहना है कि लोग किस एजेंडे पर सोच रहे हैं, लोगों के बीच में किस तरह की हवा है। क्योंकि आप एक पर्टिकुलर नजर से देखेंगे तो नागौर में हनुमान बेनीवाल वही हैसियत रखते हैं, वही पर्सनैलिटी रखते हैं जो देश में मोदी रखते हैं। आप समझ रहे हैं? अगर उनको हनुमान बेनीवाल को नागौर का मोदी कहे या फिर मोदी को देश का हनुमान बेनीवाल कहें तो अंतर नहीं होगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जमीन पर आखिर एजेंडा तैर क्या रहा है? देखिए, एक फर्क है। हनुमान बेनीवाल की जो आरएलपी है अभी शिशु अवस्था में है। संगठन की दृष्टि से देखें चाहे तो युवाओं में उनकी अपील है निश्चित रूप से, लेकिन एक सांसद जो जिसमें 8 विधानसभाएं आती हैं, निश्चित रूप से अगर उस सीट को जीतना है उनकी अनिवार्यता है नागौर जिले में, तो कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय संगठन ने उनके लिए अपने जो है त्याग किया एक तरह का। वो लोग जो कल तक हनुमान के या जिनके हनुमान विरोधी थे वो उनके साथ आए हैं, उन्होंने हनुमान, लेकिन बीजेपी किस एजेंडे को लेकर जमीन पर उतर रही है? बीजेपी स्पेसिफिकली किस एजेंडे को लेकर जमीन पर उतर रही है नागौर में? जी निश्चित रूप से बीजेपी का अगर बात करें तो उसका एजेंडा, एक सबसे पहला एजेंडा तो मिशन 25 और 25 में भी जैसा मुख्यमंत्री बोल के गए हैं कि 5 लाख से अंतर से जीत, एजेंडा तो यही है। जी पर कोई मुद्दा जिसे बीजेपी हवा देना चाह रही हो नागौर में, जिसे बीजेपी चाह रही हो कि इस मुद्दे को अगर हम पकड़ कर रखेंगे तो नागौर हमें हासिल हो जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी अभी अगर आप इसको राज्य स्तर पर देखें, आप इसको जिले सांसद स्तर में देखें, बीजेपी मुख्यतः मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है, राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ रही है, और 100 दिवस की कार्य जो योजना मुख्यमंत्री ने बनाई थी उसकी परफॉर्मेंस, अब यह परफॉर्मेंस यह जनता तक कितनी अपील करती है यही देखने वाली बात हो। ठीक है जी, मैं एक बार फिर विजय पाल जी आपके पास आ रहा हूं। विजय पाल जी, मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, आरएलपी अगर अपना कद बढ़ाती है तो प्रदेश में एक थर्ड ऑप्शन लोगों को मिलेगा। अभी थर्ड ऑप्शन के तौर पर आरएलपी अपने आप को खड़ा नहीं कर पाई है, लेकिन थर्ड ऑप्शन मिलेगा अगर आरएलपी मजबूत होती है तो आने वाले समय में आरएलपी प्रदेश निर्माण में भी सहयोग करेगी, और प्रदेश का निर्माण मतलब देश का भी निर्माण। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, हनुमान बेनीवाल तो खुद ये कह चुके हैं कि मैं सांसदी इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आरएलपी को मजबूत कर सकूं और प्रदेश के निर्माण में सहयोग दूं। अब वो दोबारा सांसदी की राह पर जाना चाह रहे हैं, तो फिर इस पीरियड में वापस आरएलपी की मजबूती का क्या, कहीं आरएलपी और नीचे ना चली जाए? क्योंकि आप देखिए आरएलपी का ग्राफ ऐसे जा रहा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में ग्राफ ऐसा हुआ। देखिए साहब, विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये नई पार्टी थी और प्रदेश लंबा चौड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा प्रदेश है। परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग होती है, आर्थिक व्यवस्थाओं की भी कुछ कमी रही हमारी, कुछ हमारी कमियां रही, और हम सब लोगों ने ये निर्णय किया था, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कोर कमेटी ने बैठ करके हनुमान बेनीवाल शीर्ष नेतृत्व ने ये चुना कि आप लोग जाइए और 5 साल जैसे पिछले आपका कार्यकाल रहा, और आपने देख रहे हैं आप सोशल मीडिया का जमाना है, और इसका इंडिया टुडे का सर्वे उसमें सब सर्वश्रेष्ठ
सांसद कोई नागौर 25 सांसद में से आप देखोगे जिनका भी कार्यकाल विधानसभा लोकसभा में सबसे ज्यादा बोलने वाले, सबसे मैं तो ज्यादा आपको मुद्दा ये कह रहा उठाने वाले हूँ और अपने बजट विजयपाल जी, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ हनुमान बेनीवाल ने देश के हर एक नागरिक का दिल उसी दिन जीत लिया जिस दिन वो जो संसद में नहीं कुछ चेहरे घुस आए थे और हनुमान बेनीवाल जी उनके सामने छाती ठोक कर खड़े हो गए थे और उनको पकड़ के पुलिस के हवाले किया था। उस दिन वो सभी देशवासियों का दिल जीत चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कहीं कहीं हनुमान बेनीवाल डबल माइंड तो नहीं हो जाएंगे। मतलब उन्होंने सांसदी छोड़ी ही इसलिए ना कि वो आरएलपी को मजबूत कर सकें। आरएलपी अभी अपने निर्माण के बाद एक थोड़ी कमजोर अवस्था में है। कार्यकाल भी पूर्ण हो रहा था, लगभग कार्यकाल भी पूर्ण हो रहा था, 3-4 महीने का समय था, ज्यादा ऐसी बात नहीं थी। और प्रदेश का चुनाव जब लड़ा जाता है तो प्रदेश में एक बड़ा चेहरे की आवश्यकता होती है और रालोपा के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल चला। अगर वो दोबारा संसद चले जाएंगे तो क्या आरएलपी के लिए समय निकाल पाएंगे? आरएलपी को ग्राउंड पर मजबूत कर पाएंगे? जब वो सांसद रहे आरएलपी 3 विधायकों से 1 पर आ गई। नहीं, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हुआ था। जैसा जो वोट प्रतिशत हमारा था उसमें कोई गिरावट नहीं आई और जो भी हम लोगों ने सीटें हारी है वो कोई बड़े अंतर से नहीं हारी हम लोगों ने। वोट प्रतिशत जनता का। तो फिर प्रदेश में ही आरएलपी को एक आध सीट और क्यों आईएनडीआईए गठबंधन ने नहीं दी? नहीं, जब ऐसी परिस्थिति पहले ऐसी थी सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आरएलपी कम से कम 2 सीटें तो डिजर्व करती थी कि नहीं करती थी? जिस तरह अभी 7 लड़े, वैसे आप लोग देखिए इसमें जब 3 महीना पहले विधानसभा के चुनाव हुए उसमें 39% कांग्रेस लिया और 42% भारतीय जनता पार्टी को मिला और पूरी 3% वोट मिला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को। यही कह रहा हूँ सर, मैं यही कह रहा हूँ विजयपाल जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि क्या आरएलपी आज की डेट में प्रदेश की 25 में से 2 सीटें डिजर्व नहीं करती थी गठबंधन में, या करती थी लेकिन संतुष्ट 1 पर होना पड़ा? वो हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला था। हम सब लोगों ने मिलकर के बड़ा दिल करके हमने कहा हमें लोकतंत्र को बचाना है। इसमें हमारा सीटों पर 2 और 4 का कोई बंटवारा नहीं था। हम सब लोगों का ये था कि हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में जब चुनाव इंडिया गठबंधन में हम सहयोगी बनकर कांग्रेस के साथ लड़ेंगे और लोकतंत्र को जो बचाने की गरिमा जो देश में एक मुहिम चल पड़ी है। आप देखिए लोकतंत्र देश के इतिहास में पहली बार केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जेल में बैठे हैं। तो ये लोकतंत्र का हत्या करने की और अग्रसर जब देश हो गया। नहीं, पर यही नहीं 2 सेकंड विजयपाल जी, मैं एक बात यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली इस बात को कहना चाहता हूँ कि कोई कितनी ही बड़ी ताकत पर क्यों ना बैठा हो, यही लोकतंत्र अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसे काबू में करने के रास्ते भी देता है। अरविंद केजरीवाल ने गलत नहीं किया है तो न्यायिक व्यवस्था से वो निकलकर बाहर आएंगे। उसके लिए न्यायालय बना हुआ है, बिल्कुल, तो वो निकल कर आएंगे। हालांकि उनकी अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। मेरे साथ बुधराम गरवा जी भी जुड़ चुके हैं, जिला महामंत्री हैं बीजेपी के। बुधराम जी, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। बुधराम जी, फाइट तो टफ हो गई। हालांकि आपने ऐसे प्रत्याशी को खड़ा किया है जो खुद को जिताऊ साबित नहीं कर पाई कांग्रेस में रहते हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके प्रत्याशी के सामने 2 धड़े मिल गए। कहीं कोई डर, कोई झिझक तो नहीं नागौर में? ऐसी कोई झिझक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की बड़ी टोली है, कोई झिझक नहीं है और हम चुनाव निश्चित रूप से जीतने वाले हैं। लेकिन बुधराम जी देखिए, आरएलपी भी तो कैडर बेस्ड है। आरएलपी में कुछ तो ऐसा था जो आपको बहुत प्यारा लगा था पिछली बार। नहीं, कैडर बेस्ड है ऐसा कुछ नहीं है। इस बार भी खुद हनुमान जी खींवसर में बहुत कम अंतर से जीत पाए हैं। पिछली बार जो सीटें इनके पास थी वो सीटें कम हुई हैं। आपकी मजबूरी थे ना सर? नहीं, मजबूरी नहीं थी। वो एक गठबंधन पिछली बार राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया था, उसका पालन हम सब लोगों ने किया है। इस बार जो पालन क्या किया आपने? आपके गठबंधन सहयोगी तो एक एक कर आपको धीरे धीरे छोड़ते दिखाई दिए, कोई नया जुड़ते तो दिखाई नहीं दिया। हनुमान बेनीवाल भी उन चेहरों में से जो आपको छोड़कर चले गए। आपने मनाने की, रोकने की कोई कोशिश नहीं की। अगर सही टाइम पर आप 3 कानून वापस ले लेते तो हनुमान बेनीवाल एनडीए में बने रहते। नहीं, कानून तो वापस जब देश की मांग लगी, पार्टी को, नेतृत्व को लगी तो कानून तो वापस लिए थे। उसके बाद बेनीवाल भी तो आपको यही कह रहे थे कि देश की मांग है, हटा दो। आप नहीं हटा रहे थे। बेनीवाल जी के लिए सारी पार्टियां खराब है। अच्छा, ज्योति मिर्धा ये वही चेहरा है ना जिसको हनुमान बेनीवाल हरा चुके हैं? ज्योति मिर्धा ये वही चेहरा है ना जिसको हनुमान बेनीवाल हरा चुके हैं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ज्योति मिर्धा इस बार बीजेपी के साथ है और बीजेपी के साथ है इसलिए जीते। हनुमान तो क्या बदला आपकी नजर में? के साथ आए तब जीते। तो आपकी नजर में नागौर में क्या बदला है? लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं हनुमान जी, पहले भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो तब तक नहीं जीत पाए लोकसभा जब तक वो बीजेपी के साथ नहीं आए। नहीं, बीजेपी के भी खाते में नागौर सीट इसीलिए गई क्योंकि हनुमान बेनीवाल बीजेपी की ओर से खड़े हुए, एनडीए की ओर से, अगर मैं डायरेक्टली कहूं तो।
नहीं तो आप 25 की जगह 24 कहलाते, जो कि आप अंत में कहलाने भी लगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय था, वो नहीं भी होता तो हम जीतते चुनाव। नहीं तो मैं इस बार क्या बदला है नागौर में ऐसा कि आपको इतनी खुशी महसूस हो रही है? नहीं, बिल्कुल जीतेंगे। ये तो मोदी के नाम का चुनाव है और मोदी जी ने जिस विजन के साथ काम किया देश भर में, हाँ, ठीक है, ठीक है, उससे हम चुनाव जीतने वाले हैं। हर कार्यकर्ता उत्साही है। लेकिन विजय पाल जी, हम आपसे भी ये बात जानना चाहते हैं। एक बात बताइए कि जिस वक्त एनडीए से अलग होने का फैसला आरएलपी सुप्रीमो ने लिया, अगर समय रहते मोदी सरकार उन 3 कानूनों को वापस ले लेती तो क्या हनुमान बेनीवाल एनडीए में बने नहीं रहते? देखिए, जब हमारी पार्टी का उदय हुआ था, वो किसान के तमाम मुद्दे, किसान और राजस्थान के जवान के मुद्दों को लेकर के हमारी पार्टी का गठन हुआ। आज भी देखिए हमारी पार्टी की विचारधारा, हमारे बड़े जन आंदोलन कोई भी हुआ, कभी भी किसान के साथ या जवान के साथ हत्या हुई है, दुराचार हुआ, उनको मुद्दों को लेकर के हुआ है। तो जब हमारा ऐसा टकराव भी नहीं होता, काले किसान कानून के ये नहीं थोपे जाते, तो हो सकता है हमारा विचार मिलता, हम बड़ा दिल करके और आगे बढ़ते। लेकिन जब हमारी विचारधारा, ठीक है संदीप बोहरा, मेरे सहयोगी, मैं जो दर्शक संदीप बोहरा को नहीं जानते हैं, मैं ये बता दूं कि संदीप बोहरा ये वो शख्स हैं जो घर में बैठना पसंद नहीं करते। उनको बड़ी मुश्किल से डिबेट के लिए घर में बैठने के लिए हमने राजी किया, क्योंकि हमें डिबेट करनी थी, नहीं तो वो जमीन पर ही रहना पसंद करते हैं और जमीन में लोगों के बीच ही घूमते हैं। इसीलिए संदीप, मेरा सवाल आपसे सिंपल है। अब आप जमीन पर घूम रहे हैं, जगह जगह से तमाम नागौर की खबरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, किस तरह का मुकाबला नजर आ रहा है? इसके बाद मैं डिबेट खत्म कर दूंगा। आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन संदीप। देखिए, दोनों ही पक्ष इसे अपनी विचारधारा, अपने अस्तित्व की लड़ाई बताकर मैदान में उतरे हैं। करेक्ट है। बीजेपी की दिक्कत यह है कि बीजेपी के पास 10 में से 8 में से मैं बताना चाहूंगा 8 विधानसभाएं हैं, जिसमें से 2 बीजेपी के पास है, नावा और जायल। अगर हम बात करें कांग्रेस, तो 8 में से 4 कांग्रेस के पास है और 2 जो शेष बचती है वह एक खियूसर में हनुमान बेनीवाल है, एक डीडवाना में निर्दलीय है। यह तो बात रही विधायकों की और संगठन की। मैं ये बताना चाहूंगा, निश्चित रूप से कांग्रेस ने भी इसे अपने अस्तित्व मिशन 25 को तोड़ने के लिए ये आरएलपी से गठबंधन किया है। लेकिन बीजेपी का प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट जहां यह है कि जहां विधानसभा की स्तर की बात करें, वहां उनको टक्कर के प्रतिद्वंदी हर विधानसभा में मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी का जो यूएसपी है वह उसका संगठन है। हालांकि कमजोरियां रही संगठन की, आपसी विवाद। सबसे बड़ी बात यह भी थी कि जब ज्योति मिर्धा को विधानसभा में लाया गया था, उस समय भी संगठन की नाराजगी थी। हालांकि ज्योति मिर्धा का टिकट कुछ दिन पहले मिलने के कारण कुछ नाराजगी को कम करने में सफलता मिली है। लेकिन ग्रास रूट पर मैं कहना चाहूंगा हर विधानसभा में नेक टू नेक फाइट रहेगी। जी ठीक है, सीधा मुकाबला है, सीधा मुकाबला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विजय पाल जी, मेरे पास समय खत्म हो चुका है, मैं बस आपसे धन्यवाद करता हूं मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही। ये था आज का पंचतंत्र। नमस्कार।